हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपके लिए ये साइंस बूस्टर जो चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है। ये वाला पार्ट 2 वो किससे है? मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, जो भी मोस्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन होंगे वही मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए ले लो, NTPC RRB वगैरह, ठीक है, यूपी पुलिस, सभी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले होने वाले हैं। ऐसे CHS SSC का एग्जाम आने वाला, TCS का और MTS वगैरह सभी के लिए जो साइंस के जो पोर्शन होता है वो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वाले। कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन, 3,500 करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज कराऊंगा। ये पार्ट सेकंड है, फिर पार्ट 1 करा दिया। वीडियो नहीं देखी आपने तो देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में 127 126 तक के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा दिए हैं। कम से 126 क्वेश्चन, कम से कम 52 मिनट 50-55 मिनट की वीडियो है वो, उसे देख लेना। इसे कराने वाला होगी को 127 क्वेश्चन। साइकिल और कारों में जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, जो साइकिल जो होती है और जो कारें जो होती हैं उनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, वो किस तरह से क्या प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग करते हैं उसका? ऑप्शन ए, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। जो स्पर्श जो क्षेत्र है वो प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है उसका। पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श और वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, जो रियल क्षेत्र एरिया वो बढ़ जाता है। यह बात करें, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, एक ऑप्शन है इसमें डी। तो क्या होगा, जो प्रभावित क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? जो पहिए और धुरी के बीच संस्पर्शन और प्रभावित क्षेत्र होता है वो घट जाता है, वो हमेशा मतलब कम हो जाता है। इसी वजह से हम साइकिल और जो कारों में जो धुरी का संस्पर्श क्षेत्र है उसका हम प्रयोग करते हैं उस वजह से। ठीक है, धुरी का प्रयोग उस वजह से करते हैं हम। तो उस ऑप्शन किसमें हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है, बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है, या संबंधित भूकंपों में के समूह का सन्निकट केंद्र होता है, या उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र का साथ संविधारण होता है। क्या होता है? जो भूकंप का अधिक केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? उस स्थान पर प्रत्यक्ष है। जो ऊपर बिंदु होता है, जो हाई हाई पॉइंट होता है, जहाँ पर भ्रंश क्षेत्र के साथ संविधान करता है, वो उस साथ में चलता है। इसे भूकंप अधिक केंद्र का प्रयोग, भूकंप अधिक केंद्र कहते हैं उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 129 पर। सुनामी, अब कहते हैं सुनामी, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती हैं? जो सुनामी है, सुनामी लहरें जो उठती हैं वो किसके द्वारा नहीं उठती हैं? भूकंप के द्वारा नहीं उठती हैं, ब्रह्मभंजन के द्वारा नहीं उठती हैं, समुद्र तलीय भूस्खलन के द्वारा नहीं उठती हैं, या ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा नहीं उठती हैं। तो बता दो कि जो भूकंप होता है इसके द्वारा उठती हैं सुनामी लहरें, और समुद्री तलीय भूस्खलन में इसके द्वारा भी उठती हैं सुनामी, और ज्वालामुखी उद्गार जब होता है जब भी उठती हैं सुनामी लहरें। लेकिन जो प्रभंजन जो वो होता है जब सुनामी लहरें नहीं उठती हैं उसके द्वारा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन 130 में है, तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, मतलब आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, या क्षैतिज बना रहेगा, या ऑप्शन नंबर सी है, क्षैतिज से, ये कह रहा है क्षैतिज से इस प्रकार आनत हुआ कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। क्या हुआ? परवलय वक्र का आकार बनेगा। क्या होगा? जब कोई एक तेल से टैंक भरा हुआ है और वो आगे एक समान त्वरण से, एक मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो क्या उसका मुक्त तेल का वो मुक्त पृष्ठ है वो क्या इफेक्ट होगा? वो परवलयाकार, वो एक पैराबोला वक्र टाइप का बन जाएगा वो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं आगे 131वां। भारीणीता होती है, जो भारीणीता है वो होती है कहाँ होती है भारीणीता? जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर होता है,
निर्वात की स्थिति में या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हुआ? तो भारहीनता की स्थिति कब आती है? जब वेटलेसनेस कंडीशन कब आती है? तो ये आती है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जब शून्य हो जाती है, तब ये वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है। ठीक है, आंसर का आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 132 पर। 132वां, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम जो पूछेंगे मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और हमेशा मतलब जो कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हमेशा सब जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये वाले। आए क्वेश्चन 132वां, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा होगा? अधिक होगा, अधिक लंबा होगा, गोलाकार होगा, वही रहेगा। तो जो वेटलेस कंडीशन की अवस्था में मोमबत्ती जब ज्वाला जो होती है उसका जो आकार होगा कैसा होगा? वो एक गोलाकार टाइप में हो जाएगा। कैसा? वो एक गोलाकार टाइप में हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 133, भारहीनता की रबड़ में गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, मतलब 200 ग्राम जल भरा हुआ है। एक भारहीनता रबड़ के गुब्बारे में, भारीता मतलब वेटलेस कंडीशन है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर 200 ग्राम जल भरा हुआ है एक गुब्बारे में। तो जल में इसका भार होगा, तो जल में क्या हो जाएगा? तो जल में इसका भार क्या हो जाएगा? जल में उसका भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उस बार। इसको मैट भी दे रखा है यहाँ पर, लेकिन जी जल में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उसका भार। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिए कथनों पर। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है, मतलब बीच से गुजरता है, तो त्वरण शून्य होता है। या दूसरा है, हर आवर्तन में दोलन दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त होता है। या दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। दोलन आयाम है समय के साथ कम होता जाता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ये कौन से ऑप्शन सही होंगे, कौन सा होगा, ये पूछा है आपके लिए। सबसे पहले तो बात करूँ मैं आपके लिए, जब गोला मध्य से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। हाँ होता है, शून्य होता है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। हर अप आवर्तन के दोलन दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करते हैं। हाँ, जब दो बार दोलन करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो जब दो बार करेगा तो ये मतलब निर्दिष्ट होगा। ठीक है, निर्दिष्ट वेग प्राप्त करेगा। आगे तीसरा दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण शून्य तो नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर त्वरण और जो वेग है ये हमेशा मैक्सिमम होते हैं, ये शून्य नहीं होता। क्या होता है? ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर गलत है, तीसरा वाला गलत है ये वाला। मैक्सिमम होते हैं हमेशा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन चरम स्थिति पर त्वरण और वेग दोनों अधिक होते हैं। और डी वाला है, डी कहता है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम और समय के साथ कम होता है। हाँ, अब सामान्य दोलन का दोलन काला दोलन आयाम है तो ये समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है बिल्कुल। तो कौन कौन सही है? पहला, दूसरा और चौथा, ये दोनों सही, तीन सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 135वां, 135वां कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में हमको दो वक्ता एक कथन और एक कारण दिया है और इसका कथन दिया है, उन दोनों को मतलब पढ़ने, ये दोनों बताने को किस तरह से कौन सा सही होगा। पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांतों के उत्तर नीचे दिए गए हैं कूट की सहायता, मतलब हम ज्ञात करना कूट भाषा की सहायता से। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। हाँ सही बात है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नहीं, जो पारे का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से वो ऊपर तैर सकता है उस पर। तो क्या होगा इस कथन? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। लेकिन ए तो सही है बिल्कुल, लेकिन आर गलत है। ये ध्यान रखना, जो आर तो गलत है, क्योंकि जो हम बता दें आपके लिए, जो लोहे का जो डेंसिटी है, लोहे की जो अपेक्षित घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, ये पारे की पारे की रिलेटिव डेंसिटी से कम होती है लोहे की डेंसिटी, ये ध्यान रखना। तो ये आर गलत है, लेकिन ए बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136वां। क्वेश्चन 136वां कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर
एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या महसूस करता है? बाहरी पहिए उलटेंगे, अंदर के पहिए पहले उलटेंगे, एक एक मतलब एक वृत्ताकार है, इस पर कोई वाहन चल रहा है तीव्र गति से। तो सबसे पहले अगर जब ये फिसलेगा तो सबसे पहले कौन से पहिए पहले उठेंगे, तो बता दो आपके लिए। तो मैं सबसे पहले अंदर के पहिए तो पहले उठेंगे, नहीं बाहरी पहिए पर उलटेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। मैं बी ऑप्शन, अंदर के पहिए पर उलटेगा, हाँ सही बात है। बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, तो बता दो आपके लिए। दो, अंदर के पहिए पहले उठेंगे और बाहर की तरफ फिसलेगा और बाहर की तरफ फिसलना शुरू स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसके राइट हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 137वां। एक मैदान में ए और बी दो स्थित बिंदु हैं, मतलब एक कांस्टेंट पॉइंट है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी सदैव समकोण रहे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है? साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है, साइकिल सवार का पथ दीर्घवृत्ताकार है, साइकिल सवार का पथ चर घातांकी वक्र है, या उपरोक्त चाल संभव नहीं है। क्या ऑप्शन होगा? जब दो बिंदु स्थित हैं, कोई बिंदु है एक और दो है, और एक साइकिल सवार है सी ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी, यहाँ से कोण बना देता है ये सी बी, सदैव समकोण रहता है, ये समकोण बना देता है। ठीक है, तो संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कोण बनाएगा ये कैसा कोण बनाएगा बता दो आपके लिए मैं। तो ये साइकिल सवार एक पथ वृत्ताकार, वृत्ता मतलब ये सर्कुलर टाइम में मुड़ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से जब वृत्ताकार बनेगा तो यहाँ से सर्कुलर टाइम में बनेगा ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार रहा है। आगे चलते हैं 138 पर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं जी प्रोपोर्शनल एम अपॉन आर, यही होता है, यही होता है। अगर एस सब ना आ रहा हो तो GM1 M अपॉन आर, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान मास तो वही रहे, मतलब आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी, तो मास तो सेम है, मास तो हटा दो, तो जी प्रोपोर्शनल 1/2R। अगर रेडियस 1% मतलब दो तो ऊपर आएगा, जब दो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब अगर रेडियस 2% कम हो रही है तो जी के मान में 2% की इंक्रीजिंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। तो 2% जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं इसका। चलो आगे चलते, क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, 139वां क्वेश्चन। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब चंद्रमा से पृथ्वी पर भेजा जाता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगा तो सबसे पहले तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा का मतलब समझती हो, जो मास जिसे बोलते हैं द्रव्यमान, जो द्रव्यमान जो होता है उसे हम मात्रा बोलते हैं। ठीक है, उसकी तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब चंद्रमा से कोई वस्तु पृथ्वी पर आएगी तो उसका भार तो चेंज होगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता। मास हर जगह सेम रहता है, कहीं पर भी ले जाओ, कहीं कोई सी जगह पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। क्वेश्चन 140 में है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भाग 62 किलो है, ठीक है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा, तो आंतरिक अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाएगा? लेकिन मतलब अर्थ पर तो 62 kg है, लेकिन चंद्रमा 10 kg है, तो अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष में तो जीरो हो जाएगा, चूँकि वहाँ वेटलेस कंडीशन है, वहाँ तो होगा कुछ नहीं होगा, तो अंतरिक्ष में उसका मान जीरो हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे 141। क्वेश्चन 141 में कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है,
गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर इतना है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो 6 मीटर पर सेकंड चंद्रमा वस्तु का मास क्या होगा। चंद्रमा वस्तु का मास पूछा है, तो बस चंद्रमा वस्तु का मास पूछा है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए, एक वस्तु का जब मास पृथ्वी पर 100 केजी है, तो मैंने आपको पहले पूरी बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि ये जो मास कभी चेंज नहीं होता है, मास हर जगह सेम रहता है, चाहे कहीं पर भी ले जाओ। तो जब पृथ्वी पर मास 100 केजी है, तो क्या चंद्रमा पर मास 100 केजी नहीं होगा। लेकिन भार तो चेंज होता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मास हर जगह सेम ही रहेगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, ठीक है। निष्कर्ष कथन लिखने किस तरह से टाइप करना है ये बताना आपको लिए। पढ़ लो एक बार। तांबे के एक छोटे गुटके को तथा चांद के एक एक टुकड़े को एक ही, ये कह रहा है, तांबे के छोटे टुकड़े को तथा कांच के एक छोटे टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। कारण दे रखा, तांबे की डेंसिटी, तांबे की तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये बताना आपके लिए क्या अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये देख लो एक बार। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जो तांबा जो होता है उसकी डेंसिटी कांच की डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए तो वो अधिक गर्म हो जाता है। किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, तो लेकिन आर तो अलग कोई कंडीशन बता रहा है, उसे टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। लेकिन जो ए ऑप्शन है वो कुछ और बता रहा है, जो टुकड़ों को समान टेम्परेचर पर उन्हें गर्म किया जाता है वो उसके बारे में बता रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आर दोनों दोनों ही सही है, लेकिन दोनों अलग अलग सही है, किंतु ए सही है, लेकिन आर जो उसकी व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 143। दूरी समय आलेख एक्स और टी में कौन सा एक आयामी समगति निरूपित करता है। इसका ऑप्शन नहीं दे रखा कोई भी ऑप्शन। क्वेश्चन 43 का एक निश्चित दूरी समय आलेख, मतलब ये इस तरह से कोई ये दे रखा है, एक आयामी समगति मतलब एक समान गति को निरूपित करता है। तो बता दो आपके लिए, जे मान लिया समय तो हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर टी मान लो, ठीक है, और ये वी है। तो किस तरह से मतलब एक समान गति को निरूपित करता है। तो समय तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक समान गति को निरूपित तो ये करेगा। लेकिन कांस्टेंट गति अगर बात करूँ मैं, कांस्टेंट गति इस तरह से बनाएंगे, ये वी है और ये टी है यहाँ पर। तो कांस्टेंट गति यहाँ पर निरूपित करेगा, लेकिन कांस्टेंट टाइम मतलब समय, दूरी और समय के बीच आलेख दे रखा है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट गति को निरूपित करेगा, ये सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं दे रखे, मैं समझा दिया आपको ग्राफ बना करके। क्वेश्चन नंबर 144वां। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति कोई घर्षण रहित, समझते हो ना, घर्षण रहित कोई जगह है, वहाँ पर धरातल पर खड़ा हुआ है, वहाँ तक किस तरह से चलेगा। तो वो लुढ़क करके, वो क्या चलेगा, लुढ़क करके चलेगा, मतलब एक हेलिक्स टाइप में, मतलब हेलिक्स टाइप में बोलते हैं इसे, मतलब इस तरह लुढ़क करके चलेगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 145वां। एक पूर्णतः घर्षण रहित पृष्ठ मतलब कॉम्प्लेटरी फ्रैक्शनलेस सरफेस दे रखा पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। कि दोनों निष्कर्ष लग रहा है और कारण लग रहा है, क्या सही है दोनों, ये बताना आपके लिए। तो मैं बता दूं आपके लिए, ये गलत है परंतु आर सही है। कैसे सही है बता दूं मैं आपके लिए, कैसे सही है वो। यदि कोई तंत्र पर कोई बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल क्रिया नहीं कर रहा है, तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा, उसका मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। जब उस पर बाहर से कोई क्रिया नहीं हो रही तो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये पूर्णतः घर्षण पृष्ठ है, उस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। सीटी बजाने से कैसे ला सकता है गति को, गति में नहीं थोड़ी ला सकता है। जब तक वो खुद से मतलब कुछ अपनी बॉडी को, जब तक उसे मतलब क्रियाशील ना करे अपनी बॉडी को जब तक, तो उसका आर ही सही है, ये गलत है। 146वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। यदि 100 ग्राम की चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, कौन सी राशि नहीं बदलेगी।
मतलब 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला दिया जाए तो उसकी कौन सी राशि है, संदर्भ चीनी को तैयार घोल किया जाता है, उसको कौन सी राशि नहीं चेंज होगी, तो उसका जो वॉल्यूम है वही चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम तो चेंज सेम रहेगा, तो आधा लीटर पानी है, आधा लीटर ही पानी रहेगा उसमें, ठीक है, ना को बढ़ेगा ना कुछ होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम ही रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 147 पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की अगर मात्रा बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, उसकी डेंसिटी, क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी, घनत्व। क्योंकि मैं बता दूं आपके लिए, जो रो इजिकल टू क्या होता है, एम अपॉन बी होता है। अगर मात्रा बदली तो डेंसिटी कहीं पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, घनत्व, ये घनत्व हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 148। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार घटता है, उसका भार बढ़ जाता है, या उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, नहीं, उसका भार कम होता है, उसका जो वेट है कम हो जाएगा, लेकिन मास सेम रहेगा। इसे याद रख ले, मास सेम रहेगा कहीं पर भी ले जाओ। जब पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई वस्तु ले जाए तो उसका भार घटता है, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 149 पर। 149वां क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, साधारण यंत्र है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र की बात करता है, किसी व्यक्ति की सहायता करता है कि कम बल लगाकर प्रयोग करके वो उसका उतनी ही मात्रा में काम करने करने में, यह काम कम करने में, या उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो क्या हुआ, काम कम बल लगाकर, कम फोर्स लगाकर प्रयोग करके, कम फोर्स का प्रयोग कम कर किया जा रहा है, तो उतनी ही मात्रा में काम कम करने में, उतनी मात्रा में काम कर सकता है ये साधारण यंत्र का प्रयोग करके कोई व्यक्ति। चल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आगे 150 पे क्वेश्चन चलते हैं। 150 में कहता है, गुरुत्व के अधीन ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विचलन किसमें सही दर्शित है। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं यार, ऑप्शन नहीं लगाए मैंने इसके, तो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है ये वाले। अब गुरुत्व कैसे बता समझा दूँ आपके लिए, तो गुरुत्व के अधीन कोई मतलब रेस्ट में कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है, गिरने के बारे में समय टी में विस्थापन डी का विचलन किस में सही दर्शाता है। तो सबसे पहले बता दूं, अगर कोई वस्तु मतलब एक समान वेग से गिर रही है तो सबसे पहले त्वरण तो हमेशा नीचे लगता है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है। कोई विराम अवस्था से गिर रही है, ठीक है, मुक्त रूप से गिर रही है कोई वस्तु, तो क्या होगा, तो मुक्त रूप से गिर रही है तो क्या होगा, ऊपर से गिर रही है तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन नीचे आएगा, नीचे की ओर होगा, मतलब ये पॉजिटिव। जब हमेशा कोई वस्तु नीचे मतलब ऊपर से नीचे आए, किधर भी जाए, ऊपर या ऊपर जाए नीचे आए, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा नीचे की तरफ होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा एक्सेलरेशन और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ होता है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने समझा दिया है किस तरह से टाइप करना है, ये बताना है आगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। दिए गए आरेख में कोई लड़का बिंदु ओ पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, मतलब कांस्टेंट फोर्स से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न अनतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आलेखित किए गए हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निष्कर्ष सही है। जैसे कि अगर कोई कोई व्यक्ति यहाँ से 3 बार गेंद फेंकता है, 3 बार गेंद को फेंकता है, लेकिन हर बार यहाँ पे टप्पा खा खा कर, मतलब इस तरह से, मतलब गेंद हर बार ऐसे ही बिहेव कर रही है, तो कौन सा क्या प्रक्षेपित कर सकता है ये बताना आपके लिए। जितनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी प्रक्षेप उतनी ही लंबी अधिक होगा। प्रारंभ आनति जितनी अधिक होगी प्रक्षेप उतना ही लंबा होगा। जितनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होगा। तो आगे डी ऑप्शन है, प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। अब आनति मतलब प्रारंभिक ऊंचाई, मतलब प्रारंभिक फर्स्ट बार में जितनी दूरी से फेंका जाएगा मतलब उतनी ऊंचाई अधिक प्राप्त करेगा ये। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर हमेशा स्थिति ऊर्जा, मतलब
जीरो हो जाती है, ये ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो अधिकतम होगी। यहाँ से कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम हो जाती है। तो क्या होगा, इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई वस्तु फेंकी जा रही है, 3 बार फेंकी जा रही है, तीनों बार लगातार हो रहा है। आगे चलते हैं। एक लड़का एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद प्रणोद आवर्तकाल हो जाएगा। अब बस लड़की मतलब ये झूला झूल रही है, कैसे कि ये झूला है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर ये लड़की बैठ गई और इस तरह से मतलब झूला झूल रही है। तो ये अचानक मतलब एक खड़ी हो जाए तो तब उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कम हो जाएगा, खड़ी हो जाए तो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से एक साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग हो जाएगा। तो तीन सेकंड के बाद उसका वेग पूछा है, क्या हो जाएगा 3 सेकंड के बाद, बताइए। तो इसका ये जो सोल्व करना पड़ेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं B = U+AT, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब निकालें यहाँ से। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेना यहाँ से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 154 पे। लोलक की कला अवधि होती है, टाइम, लोलक मतलब सारा लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है। क्या जो लोलक का जो कला अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो आवर्त काल है, वो किस पर निर्भर करता है, वो लेंथ पर निर्भर करता है। कैसे, तो T प्रोपोर्शनल रूट में L होता है तो इसी पर निर्भर करता है। अगर लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 155 पर। क्वेश्चन 155 में, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि कुंडली में घर्षण के कारण गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन लगा समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, नहीं। तो जो बता दो आपके लिए, जो हमारा जो लोलक की जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, जिससे इकाई दोलन में का समय बढ़ जाता है। जैसे बताया था, तो T प्रोपोर्शनल रूट में L होता है। जब लंबाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन 156 में है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य क्या किस पर आधारित करता है, जोन्स प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, या दाब विद्युत प्रभाव पर, या एडिशन प्रभाव पर। जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है वो किस पर आधारित होता है, तो वो आधारित होता है दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन 157 में, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में की लोलक की समतुल्य ऊर्जा होती है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य क्या ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, वो क्रिस्टलीय दोलित्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो क्रिस्टलीय दोलित्र होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समान होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे 158 में। क्वेश्चन नंबर 158 में है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्राप्त जी कह रहा, एक मिनट नीचे करो थोड़ा सा, हाँ अब सही है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान की तुलना में कितना होगा। नाव का मास पूछा है, कितना होगा नाव का मास, किस तरह से निकालना है, तो मास पूछा, द्रव्यमान निकाल लेना आप। ठीक है, किस तरह से, इसका आंसर बता दो, 10 गुना हो जाएगा वैसे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना, आंसर निकल आएगा उसका। ठीक है, आराम से 5 मिनट पर सेकंड दे रखा है, चाल से सबसे पहले इसकी चाल निकालेंगे। ठीक है, इसका बेग यहाँ पे दे रखा है, नाव का मीटर पर सेकंड में दे रखा है आगे, और जो भी निकालना होगा मास पूछा है यहाँ पे। ठीक है, मास निकालना आगे करके। हाँ आगे चलते क्वेश्चन नंबर 159 पर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा।
प्रेशर कुकर का जो उच्चतम ताप है वो किस पर निर्भर करेगा? ऊपर छेद का क्षेत्रफल पर व पकाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करेगा, या ऊपर छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, या ऊपर छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर, किस पर? तो जो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो किस पर निर्भर करेगा? इसी पर निर्भर करेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन 160 में समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है, एक समान गति से कोई हवाई जहाज जा रहा है, उससे कोई एक बम नीचे गिराया जाता है, तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बम गिरने के साथ स्थान से आगे होगा, बम के ठीक ऊपर होगा। तो एक समान गति से कर रहा है तो बम के ठीक जो जहाज होगा वो ऊपर होगा हमेशा, क्योंकि एक समान गति से हवाई जहाज गति कर रहा है और उसके नीचे से कोई बम गिरा दिया जाए तो उसके साथ साथ उसके नीचे ही होगा, ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। 161वां क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदलता है परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, भार तो चेंज होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। 162वां क्वेश्चन, हाँ, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। ये पीसा की झुकी हुई मीनार है, क्यों नहीं गिर सकती? वह खड़े बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, या वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है वो तल के अंदर रहती है, इसी वजह से झुकी मीनार नहीं गिरती है वो। देखिए ना आपने पीसा की झुकी मीनार कैसी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 163, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, या पानी की सतह से आकार स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकार उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो बता दें जो कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो पानी की सतह, जो पानी की सतह है से ऊपर भारी हो गई है, जो पानी की सतह है ऊपर उठाने पर वो भारी हो जाती है, पता है ना आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। ये कुछ निष्कर्ष हैं यहाँ पर निकालना है निष्कर्ष। हाँ, निम्न में से कथन पर उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, ये बताना आपके लिए। इधर का कथन, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों? तो इस निष्कर्ष से देखा है इतना सारा कौन सा होगा? प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, किसी चलायान वस्तु का भार कम हो जाता है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। हाँ, जब एक बार गाड़ी चल जाए तो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन 165 में आए, जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। जो जेट हवाई यान है वो नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? ये पूछा है कि क्यों उड़ सकता है वो, इस वजह से पूछा है। हाँ देखो, इधर रखा यहाँ पर, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती। तो क्या निष्कर्ष लिख सकता है इसका? तो बता दोगे, जो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, सही बात है, नहीं होती है। आगे स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी हवाएं, जो लंबरूपी हवाएं नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष सही है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 166 पर। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जो जेट इंजन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बता दो के लिए, जो रेखीय संवेग सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, और रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? तो बता दो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। लेकिन रेखीय संवेग संरक्षण कार्य करता क्या करता है, मैंने अभी बताया था पीछे। तो क्या कार्य करता है? तो ये रहा, तो जेट इंजन, जो हमारा जेट इंजन है वो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है, और जो रॉकेट कार्य करता है वो किस संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? जो हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो पेन से स्याही है वो निकलने लगती है, कैसे निकल सकती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। अगर बात करूँ मैं, जो वायु दाब है उसमें कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। तो एक बार ये मतलब आजमा के देखना, ठीक है, करके देखना। ये आप कभी गए हों तो जहाज वगैरह में, तो चेक करके देखना कि क्या ये सही बात है ये नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। किसी पिंड का अधिकतम भार, तो वायु में, तो पिंड का जो अधिकतम भार है वो वायु में महसूस होता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 170 पर। किसी वस्तु का भार, अगर बात करें वहाँ किसी पिंड का भार तो वायु में, और किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान रहता है, ध्रुवों पर निम्नतम होता है, ध्रुवों पर अधिक नहीं। अब बात करूँ पोल्सों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, कम होता है, ध्रुवों पर निम्न नहीं, ये गलत है ऑप्शन। पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए, सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है कम कर दी जाए, तब क्या होगा? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नहीं, जो हमारे वर्ष की अवधि है ये कम हो जाएगी। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारे वर्ष की जो अवधि है वही हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172वां क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो जो है उसके स्थान पर 2 गुना होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल हो जो पड़ता है वो हो जाता, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता कितना? अब जितना है उसका 1/4 भाग हो जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? मतलब दुगुनी कर रहा है, उसकी दूरी से दुगुनी कर रहा है। तो हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल 1/W होता है, ये ध्यान रखना। तो इस वजह से हम निकाल लेंगे, अब 1/4 हो जाएगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन 173 में है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अचानक खत्म हो जाए, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर गुरुत्वाकर्षण होता तो पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, मास हर जगह सेम रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे की ओर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, डूब जाएगी। लेकिन किनारे से दूर क्यों चलेगी? अगर व्यक्ति किनारे की ओर चलता है तो वो किनारे से दूर भाग जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पर। वायुमंडल दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, वायुमंडल दाब का अचानक गिरना तूफान का आना, क्या इंगित करता है? तूफान का आना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। मानव शरीर का भार होता है पृथ्वी सतह पर सब जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर जो ध्रुवों पर होता है वो अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है,
और मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों में अधिक नहीं, ये भी नहीं होगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है 176 में का। लोहे की एक गेंद, लोहे की एक गेंद, गेंद है लोहे की, जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, तो अंतरिक्ष में इसका भार हो जाएगा, तो अंतरिक्ष में इसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष में तो उसका भार 0 ग्राम हो जाएगा, जब पृथ्वी पर 10 kg है, लेकिन मास सेम रहता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 178 पर। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। हाँ सही बात है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179। एक व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। अच्छा, वह एक सिक्का उछालता है, जो सिक्के पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, इंजन की ओर मुंह कर खड़ा है, ठीक है। तो एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे जाकर गिरता है। पीछे अपरिवर्तित गति से चल रही है रेलगाड़ी, या आगे अपरिवर्तित गति से चल रही है, आगे अवमंदित गति से चल रही है, या आगे गति वर्धन से के साथ चल रही है। तो आगे जो है गति वर्धन के साथ चल रही है, तो सिक्का पीछे गिर रहा है, जो तेजी गति बढ़ती जा रही है उसकी, इस वजह चल रही है। आगे चलते हैं। पानी, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी का स्तर वही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो बर्फ ने पहले से ही अपना जो एरिया है वो अपना एब्जॉर्ब कर लिया है, उस वजह से पानी में सेम लेवल पर रहेगा पानी का लेवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, हमेशा ध्यान रखना, घटता है उसका आयतन, जो वॉल्यूम है उसका घटता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, तो जब जलयुक्त गिलास में, जो जल से भरा हुआ कोई गिलास है उसमें पानी का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा है वो तैर रहा है, तो पानी का स्तर वही रहेगा, जो पानी का स्तर है वो सेम लेवल रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे हुए एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ संपूर्ण पिघल जाती है तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, जो पानी की सतह है वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। पानी टुकड़ा कोई तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा, तो पहले से ही अपनी जो कंडीशन है उसकी स्थिति को पहले से ही पानी के लेवल पर रख लेता है, इस वजह से पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। चलते हैं आगे। 184। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है, उसका आयतन घटता है। लेकिन अगर बात करूँ डेंसिटी की, तो उसकी डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी बढ़ती है, मतलब अधिकतम होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है वो कम होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 185 पर। पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी की डेंसिटी बताया था मैंने अभी। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है, जल का अधिकतम घनत्व वो 277 केल्विन पर होता है। कितने पर, 277 केल्विन पर। कैसे, जो 4 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करेंगे हम, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 273 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा। तो इस वजह से 277 केल्विन पर हो जाएगा, केल्विन में। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम होता है, घनत्व डेंसिटी है। आगे, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों का में से कौन जिम्मेदार होता है, तो कौन सा, घर्षण बल, जो घर्षण का जो बल है, जो नदियों में पानी का बहाव है उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अति आवश्यक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आपको मन नहीं लग रहा हो तो आपको मोटिवेशन कर देता हूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। एग्जाम में बैठे के ऊपर नीचे पंखे गिनोगे, कुछ नहीं करोगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मेहनत करो, बस अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, बस इतना ही है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 189 पर। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो वायु शक्ति में जो विंड पावर जो होती है ऊर्जा का कौन सा जो रूप है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वो गतिज ऊर्जा का रूप। गतिज ऊर्जा है
वायु शक्ति में जो गति काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं यार क्वेश्चन नंबर 190 पर। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है हवाओं की एनर्जी, हवाओं की ऊर्जा जो होती है। आगे, भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जल है, किस तनाव पर रहता है? जो भूमि गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव, यहाँ बल है जी, जल नहीं है, ये बल है यहाँ पर, ठीक है, क्या है? ये बल है यहाँ पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? किस रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर पर। कितना? 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पर। एक ट्रेन जैसे कि चलना आरंभ करती है, कोई ट्रेन है चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो बता दो, गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति के इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर चलते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वो क्या होता है? वो भार जो है ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार में परिवर्तनशील होगा। उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। उसका मास अपरिवर्तित रहेगा लेकिन उसका भार परिवर्तनशील हो जाएगा। चलते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण बल के जो सार्वभौमिक जो नियम है उसका प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था? किसने किया था? वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलते हैं अब बात करें ग्रहीय गतियों का नियम। सबसे पहले तो ग्रहीय गति का नियम, सबसे पहले तो ये किसने पता लगाया था? ग्रहीय मतलब सूर्य है वो पृथ्वी चारों ओर घूमता है, तो कोपरनिकस ने ध्यान लगाया था। लेकिन जो हमारा ग्रहीय गति का नियम है वो गैलीलियो भैया ने तो नहीं दिया था, लेकिन कोपरनिकस ने सबसे पहले पता किया था कि जो पृथ्वी के ओर पास जो सूर्य चक्कर लगा रहा है। आगे चलते हैं। समुद्र में प्लवन करती हुई आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है? तो 1/9 भाग समुद्री सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है। प्लवन करती हुई आइसबर्ग की बात कर रहा है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन 197। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान रहती है? कौन सी इकाई की जो मात्रा समान रहती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है इसकी जो मात्रा है वो समान रहती है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? जो स्थिति विज्ञान है किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से, या गतिमान की स्थिति से, या मानसिक स्थिति से, या आंकड़ों का अध्ययन से? किससे? जो विश्राम की स्थिति है इससे स्थित है। स्थिति विज्ञान जिसे कहा जाता है विश्राम की स्थिति से। चलते हैं आगे। 199 क्वेश्चन है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का, तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक गुण क्या होता है? वो होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 200 पर। बल गुणनफल होता है, तो बल के बराबर क्या होता है? तो बता दो आपके लिए, तो F = क्या होता है? m×a होता है, ठीक है। m द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल के बराबर। आगे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान और वेग के अनुपात से, संवेग मतलब पदार्थ का संवेग और द्रव्यमान से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो P/V, ये तो होता है संवेग और इसका अनुपात दे रखा है, तो P = mv/v होता है। तो कौन सी राशि प्राप्त हो सकती है? हो सकती है द्रव्यमान, मास प्राप्त हो सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 202 पर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहता है बल। अगर कोई व्यक्ति है लिफ्ट में खड़ा है तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा बल रहता है। कौन सा बल लगा रहता है? तो ऑप्शन पढ़ लिए एक बार चारों। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होता हुआ
लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर किसी भी दिशा में जाते हुए समय शून्य होगा। लिफ्ट में त्वरण की दर बदलने पर प्रभावी नहीं होता। नहीं, जब लिफ्ट की जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते हुए जो समय है वो शून्य हो जाता है। नीचे आते हुए समय पर शून्य होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे ऊर्जा संचरण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। क्या आशय है? तो ऊर्जा ना तो सर्जित हो सकता है ना ही विषम विनाश, मतलब एनर्जी को ना ही हम मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 204 पर। वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है अपकेंद्रण बल पर। आगे चलते हैं 205। मथने के पश्चात क्रीम का दूध के पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। दूध को निम्न विधि के रूप में होमोजिनाइज किया जाता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। तो इसका जो वसा है वो कणों के, ऑप्शन नंबर सी, इसका दूध को निम्न विधि के एक रूप में होमोजिनाइज किया जाता है। तो उसका जो वसा कणों के सेंट्रीफ्यूज की सहायता से हम सूक्ष्म आकार में बदल जाते हैं। हम सेंट्रीफ्यूज की सहायता से उसको जो आकार उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कई आकार में चेंज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। भौतिकी। भौतिकी की कौन सी शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? जो भौतिकी कौन सी शाखा में जो अति सूक्ष्म कण हैं उनकी चाल का अध्ययन किया जाता है? कौन सी है वो? क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं उसे। भौतिक कौन सी शाखा है? अति सूक्ष्म कण जो होते हैं उनकी चालों का अध्ययन कर सकते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? जो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का जो डेंसिटी है, जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ये याद रखना। इस वजह से बर्फ पानी पर तैर सकती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 109 पर 209 पर। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पर क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ पर। इस वजह से नहीं, वहाँ पर सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, इसी वजह से। और वहाँ पर सराउंडिंग तो होता ही नहीं, इस वजह से। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक्स ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो हाइड्रोलिक्स ब्रेक हैं किस, वो पास्कल के नियम पर सिद्धांत कार्य करती हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती हैं, ऑटोमोबाइल्स जितनी भी होती हैं उनके लिए हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आगे, लकड़ी व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, जो लकड़ी हो चाहे कोई भी, दोनों एक साथ भी मतलब पृथ्वी पर आ पाएंगे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा परिक्रमा करने लगी? वो फट जाएगी? नहीं, वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाए। अगर बात करें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो कभी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी, याद रखना। तो ये पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बोला जाता है। आगे बात करें पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी पलायन मैंने बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन में एस्केप वेलोसिटी से बोलते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 214। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, तो कुछ दूर चलने लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो रुकने के लिए धीमी होती है। तो क्यों होती है धीमी? तो मैं बता दूं आपके लिए। तो गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य करता है। जो अब मतलब कोई भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो उसी के कारण वो उसकी गेंद रुक जाएगी। ठीक है,
लेकिन ये वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती नहीं। बल्लेबाज में गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया जाता, नहीं ऐसा भी नहीं है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, कार्य क्यों नहीं करता, करता है, ये भी करता है। लेकिन ऑप्शन में सी है, जो गति की दिशा को उसके विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। 215 में क्वेश्चन है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई कण है, एक समान में वृत्ताकार गति कराने के लिए बाध्य किया जाता है, फेंका जाता है। तो कण एक भौतिक राशि को एक समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, तो क्या हुआ, क्या परिवर्तित हो जाती है? रेखीय ऊर्जा या गति हुआ, कोणीय वेग या कोणीय संवेग, क्या परिवर्तित हो जाता है? तो मतलब किसमें? एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान गति करने के लिए वृत्तीय में गति कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जो उसका रेखीय ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जा रही है, उसकी रेखीय एनर्जी है वही परिवर्तित होगी उसकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पर। एक समान गति से चलते हुए हवाई जहाज के एक पत्थर गिराया जाता है। एक समान गति से चल रहा हो कोई हवाई जहाज है, वो पत्थर गिराया जाता है, तो पलायन द्वारा देखा जाता है, तो पत्थर का पथ होगा, पत्थर का पथ एक सीधी रेखा में होगा, पत्थर का पथ सीधी रेखा में होगा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं 217 पर। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेफ छोड़ा जाता है, तो वह कम गति से गतिमान होगा या पृथ्वी की ओर गिरेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा या अधिक गति से गतिमान नहीं, तो अंतरिक्ष में उसी गति से, जिस तरह से अंतरिक्ष यान चल रहा है उसी गति से वह पीछे पीछे चलेगा। चलते हैं आगे। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। चलायमान वस्तु का वेग, जो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 1/2 mv² होती है, तो b² डबल है, तो ये मतलब 2 गुना कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। जब पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है, जब भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है, तो यह वैसे वैसे घटता है जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, बढ़ता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, या बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ना बढ़ता है ना घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, नहीं घटता है। गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है तो वैसे वैसे यह घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है वो घटता है। 220 पर चलते हैं। किसी एलिवेटर में रखा हुआ एक बैरोमीटर 760 मिलीमीटर का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है, जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा तब बैरोमीटर का दाब दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा? ऊपर ऊपर चलेगा तो क्या चलाएगा? तो 760 से कम, जब ऊपर जाएगा तो 760 मिलीमीटर से कम होगा उसका प्रेशर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये चेक करना है कौन सा सही है, तो ये बताना आपके लिए। देखो, गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। यदि पृथ्वी को एक समान घनत्व पर का एक गोला मान लिया जाए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, और ऑप्शन नंबर डी है इसका। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्या? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, ये ध्यान रखना। जो ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, जितनी ऊंचाई ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन है वो कम होगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना, गलत कथन बताना इसमें से। हाँ, ये देखो गलत कथन बताना इसमें से। किसी घर्षणहीन सतह पर 10 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से गतिमान 5 केजी का द्रव्यमान वस्तु पर लगने वाला बल शून्य होगा, या किसी 1 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 9.8 मीटर न्यूटन होगा, या बाहर का ऐसा ही मात्र केजी होता है, या 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहे 100 केजी द्रव्यमान के एक समान व्यक्ति का संवेग 200 न्यूटन सेकंड होगा। क्या ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन? तो सारे ऑप्शन गलत हैं,
घर्षण रही वस्तु को 10 केजी का जो एक समान वेग है वो गतिमान एक 5 केजी वस्तु की द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल की शून्य होगा, नहीं शून्य होगा। तो बस बाहर जो बाहर का जो ऐसा ही मात्रक है वो केजी होता है, बस ये ध्यान रखना, यही राइट ऑप्शन है, इसका सभी गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पर। पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है। पत्थर को एक टुकड़े से बांधकर आर त्रिज्या की डोरी से घुमाया जाता है, जिससे केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चला जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन खराब हो जाएगा, एक अनुदिश स्पर्श रेखा के अनुदिश चला जाएगा। निम्न में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपण प्रणाली नहीं है? एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपण प्रणाली नहीं है, क्या है? तो ये तंत्र, जो तंत्र होता है ये मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं कहलाती। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 225 पर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध नहीं है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध नहीं है। आगे चलते हैं 226 पर। गुरुत्व बल की विद्युत और चुंबकीय बलों की भिन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब गुरुत्वीय बल की विद्युत और चुंबकीय बलों की भिन्नता के संदर्भ में गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि विद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होता है। यह गुरुत्वीय बल एक अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है। यह गुरुत्वीय बल का परास बहुत कम होता है। यह डी ऑप्शन है, गुरुत्वीय बल एक सीधी परास। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि गुरुत्वीय बल है वो सीधी परास के अनुदिश सीधी परास है, जबकि अन्य दोनों लघु परासी बल कहलाते हैं नहीं। तो गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल दोनों आकर्षी और प्रतिकर्षी होते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। कम से कम 250 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, चौका वीडियो लंबा हो जाएगा। बर्फ शुद्ध जल से हल्की होती है, शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक इस परिघटना का सही व्याख्या करता है? शुद्ध जल से मतलब हल्की होती है बर्फ, ये कह रहा है। तो बता आपके लिए में जो हमारा बर्फ है, जो बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। इसी वजह से शुद्ध जल से जो बर्फ है वो हल्की होती है। बर्फ में जो हाइड्रोजन आबंध हैं वो अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप में संरचना देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती हैं। ऐसा किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए, वाहन की चाल नियंत्रण करने के लिए, ज्वलनशील पदार्थों द्वारा उत्पन्न धारा के चालन के लिए, या तड़ित के लिए, भू संपरण प्रदान करने के लिए। तो क्या होगा? तो घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर धातु रस्सियां होती हैं जो घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 229वां। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कोलम द्वारा जलने वाला दाब क्या कहलाता है? एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। 760 मिलीमीटर कूलाम का जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है? एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। चलते हैं आगे। किसी पिंड का धरातल से 3 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। कोई धरातल से कोई पिंड है 3 मीटर ऊंचाई उठाया जाता है, तो इससे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि के तल से 1 मीटर ऊंची है। भूमि के तल से 1 मीटर ऊंची है। तो इस प्रसंग में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है ये बता रहा है। तो कौन सा कथन सही है बताना आपके लिए। इसकी स्थिति ऊर्जा कुल ऊर्जा
इसके प्रारंभिक मान की एक तिहाई कम हो जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के प्रारंभिक मान की दो तिहाई हो जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा दो तिहाई बढ़ जाती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा एक तिहाई बढ़ जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी है, एक तिहाई बढ़ जाती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा एक तिहाई घट जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा? तो जिसका जो बी ऑप्शन है इसका, इसकी स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के प्रारंभिक मान की दो तिहाई हो जाती है। कब? जब कोई वस्तु, कोई कोई कण है, उसको किसी कण को 3 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है और 1 मीटर ऊंची मेज पर छोड़ दिया जाता है, तब की बात कर रहा है, तो दो तिहाई हो जाएगी। आगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चार्ज से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना है हो, तो निम्न कौन एक घटित होगा? 2000 गुना पूछ रहा है, तो क्या होगा? प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। हाँ, जो प्रोटॉन है 2000 अधिक गुना होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जब उसका अभिकेंद्री बल, इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्री बल से जो प्रोटॉन का जो अभिकेंद्री बल है वो 2000 गुना हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232 पर। जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका दिखाते हैं, तो इसके स्पष्टीकरण रूप से दिया जाता है। तो ये दिया जाता है न्यूटन के प्रथम नियम से, जड़त्व का नियम उसे बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जाता है ये बात। किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी बल के। किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है, ये बताना आपके लिए। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त स्थानों पर समान रहता है। हाँ, सही है ये ऑप्शन। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है, बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। किसी पिंड की बाहरीता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल की प्रति संतुलित होने पर होती है। हाँ, वो प्रति संतुलित होगा तभी तो बाहरीता की वेटलैंड कंडीशन आएगी, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान नहीं रहता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। 235 में न्यूटन की गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। कौन सी वस्तु? मंद गति कर रहे हों या विश्राम में हों या उच्च वेग से गति कर रही हों या फिर प्रकाश के वेग से तुल्य वेग से गति कर रही हूँ, जब प्रकाश वेग से तुल्य वेग से गति कर रही हूँ, तो यहाँ पर न्यूटन के जो गति के नियम है वहाँ पर डिपेंड नहीं करते हैं, उस पर मतलब लागू नहीं होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पर। निम्न में से भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है? तो गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो सभी दिए गए तापमान की गैसों के लिए समान होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। कोई वस्तु है गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? तो बनी रहती है, बना रहता है, तो कौन सा है? उसकी कुल या इंटरनल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी स्थिर बनी रहती है। कब? जब गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात से कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है, जब की बात हो रही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 238 पर। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक विमाएं प्लांक नियतांक h की विमा के समान होती है? h की विमा के समान होती है वो कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक की जो डायमेंशन होती है वो कोणीय संवेग के बराबर होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। 239 में मोथरे चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल होता है, क्यों? किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए दाब को चाकू की तेज धार कम कर देती है। किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए बल उसके दाब भौतिरेपन में वृद्धि के साथ बढ़ता है। किसी दिए गए बल के लिए दाब को जो मोथरा जो चाकू है उसको कम कर देता है। यह ऑप्शन नंबर डी है। मोथरा चाकू प्रतिक्षेपण
प्रतिच्छेद क्षेत्र को कम कर देता नहीं, जो दिए गए जो बल है, जो उसका फोर्स दिया गया है, जो दाब को जो मोहरा चाकू है उसको कम कर देता है। मोहरा चाकू होगा तो उसको फोर्स कम लगेगा, और जितना पेना होगा तो उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जल्दी कट जाएगी चीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 240 पर। 240वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण रहस्य है। चंद्रमा पर जो वायुमंडल में अभाव है किस कारण से है, तो बताइए। जो वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण बल का जो अभाव है, उसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। किसके कारण, निम्न पलायन मतलब जो निम्न मतलब लो, जो जितना भी मिनिमम जो एस के वेलोसिटी है उसके कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 241वां। एक द्रव आरंभ में 4 बॉन्ड सीमित 4 तक ठंडा करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित किया जाता है। आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित किया जाता है, तो द्रव क्या होगा, तो द्रव जल होगा। 4 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर रहे हैं और आगे 0 डिग्री ठंडा कर रहे हैं, तो ये जल ही होगा। ठीक है, 242 कि क्रिकेट मैच में तीव्र गति से गेंद को लपकते समय मैदान में स्थिर एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्र गति से गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक जा सके। यह क्रिया निरूपित करती है, यह क्रिया किस पर निर्भर करती है, तो ये क्रिया करती है न्यूटन के द्वितीय नियम पर। किस पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर क्रिया डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, 243 पृथ्वी के 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट उड़ाना फेंकी जाती है, तो ईंट है वो कुछ समय तक स्थिर चाल से गिरेगी और फिर पृथ्वी के निकट आने पर स्थिर त्वरण से गिरेगी। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्थिर त्वरण से गिरेगी, वो एक समान एक्सीलरेशन से पृथ्वी पर आएगी। और स्थिर वेग से गिरेगी या स्थिर चाल से गिरेगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 244 पर। ऊंचाई से गिरने पर पृथ्वी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना होती है। इसका कारण है, बिल्ली की बचने की संभावना अधिक होती है। जो बिल्ली की हड्डियां लचीली होती हैं, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने से संभावित हो सके। यह ऑप्शन नंबर सी और डी कहता है। तो बिल्ली का गिरने का क्या कारण है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और अपने पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। जो गिरने के संघात है वो उसको अवशोषित कर ले, जिससे वो कितनी ऊंचाई से गिर जाए उसको वो मरेगी नहीं, मतलब ये समझ लो। चलते हैं आगे 245 पर। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg का है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 kg का ही होगा द्रव्यमान। ठीक है, चलते हैं आगे। जब एक गेंद को फर्श पर गिरती है, जब गेंद एक फर्श पर गिरती है तो उछलती है, तो उसे उछलती होती है क्यों। संघट्ट के दौरान फर्श, ऑप्शन नंबर ए संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालती है, या न्यूटन के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया उछल करती है। यह ऑप्शन नंबर सी है कि फर्श पूर्ण रूप से दृढ़ होता है, या संघट्ट के कारण फर्श गर्म हो जाता है। नहीं, संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। जो संघट्ट के दौरान जो फर्श है वो गेंद पर फोर्स डालता है, इस वजह से। आगे 247 पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। जब जितनी गहराई बढ़ेगी पृथ्वी में उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इसे याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 248 पर। 248 में वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है वर्षा की बूंद। ठीक है, चलते हैं आगे 249 दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूत से जुड़ी हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई हड्डी को गर्म किया जाए तो यह रूप कौन सा रूप ग्रहण कर लेगी, तो इसके ऑप्शन नहीं दे रखे। तो ठीक है, मैं इसे बता नहीं रहा हूँ।
हाँ, इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, देख लो इस वाले क्वेश्चन को। 250वां, तीन एक समान पात्र ए बी सी क्रम से जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर पर भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियां लगी हैं। यदि तीनों टोटी एक साथ खोल दी जाएं तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली हो जाएगा? सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए, जो हमारा तीनों पात्र हैं ए बी सी, एक ही समय पर एक साथ खाली हो जाएंगे। मतलब तीनों साथ पात्रों में एक साथ भरा जा रहा है तो एक साथ खोली जा रही है, तो तीनों पात्र एक साथ ही खाली होंगे। ठीक है, आगे ये 251वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एक के लिए किस का तो एकमात्र कारण नहीं है? भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये तो किसका तो कारण है। स्याही का सूखना, ये भी मतलब उसका कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, ये भी। पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर जाना, नहीं। ये जो डी ऑप्शन है यही गलत होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे इसके मैकेनिक्स काइनेटिक मैट्रिक्स से, जितने भी क्वेश्चन 251 तो क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, 150 कम से 150 200 पौने 200 करीब क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना वीडियो कैसी लगी हमारे लिए। और जी जितने भी एग्जाम में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने उनसे क्वेश्चन उठाए, यहाँ पर भी जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर वही इंक्लूड किए थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। और कोई भी एग्जाम ले लेना, ठीक है, MTS CHS वगैरह कोई भी